नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू में जिस तरह से तीर्थ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ, प्रथम दृष्टा देखने में ऐसा लग रहा है कि यह एक आतंकवादी घटना है, लेकिन एक के बाद एक 4 दिन में 4 हमले ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसको लेकर अब जिस तरह से हाई लेवल की मीटिंग हुई है, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने खुद कमान संभालते हुए एनएसए अजीत डोभाल के साथ इस पर मीटिंग की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और खुलासा यह हुआ कि ऐसी जानकारी सेना की गुप्तचर एजेंसी को लगी है, गुप्तचर विभाग को लगी है कि इस तरह के हमलों को करने के लिए पूरा प्लान आतंकवादियों ने रचा है। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी लगातार थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर जम्मू रीजन में खास तौर पर तीर्थ यात्रियों पर और आम आदमियों पर हमले करेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को छोड़कर अब ये जम्मू में आतंकवाद क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि जो गुप्तचर विभाग को जानकारी मिली है, उनका कहना यह है कि अभी आप देखिए कि पिछले लगभग 10 साल से, जब से मोदी सरकार है, जम्मू रीजन के लोगों का यह कहना है कि आपने कश्मीर रीजन में जो भी सरकारें रही देश की आज़ादी के बाद, वह यह है कि उनको जो बजट दिया गया जम्मू कश्मीर सरकार के नाम पर, जम्मू कश्मीर में विकास के नाम पर, उसका 90% जो खर्चा है, हिस्सा है बजट का, वो केवल कश्मीर में खर्च किया गया, 10% जम्मू रीजन में खर्च किया गया। और इसके कारण जम्मू पिछड़ता चला गया। कश्मीर रीजन में चमचमाती सड़कें हो गई, चमचमाती बिल्डिंग हो गई, वहां पर्यटन बढ़ता चला गया। और इसीलिए जो जम्मू रीजन में रहने वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक हिंदू है, वो गरीब होते चले गए। वहां ना रोजगार, ना नौकरी, ना सड़कें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। मोदी सरकार आई तो लोगों को उम्मीद लगी कि अब सरकार कुछ करेगी। सरकार ने प्लानिंग बनाई, तैयारी शुरू की, लेकिन इसके बीच में आतंकवाद आया। प्रायोरिटी किस पर दी जाए, किसको प्राथमिकता देकर पहले ठीक किया जाए, तो पहला मुद्दा था धारा 370 हटाना, क्योंकि जब तक धारा 370 नहीं हटती तब तक केंद्र राज्य में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यह संविधान में लिख दिया गया था। और इसलिए धारा 370 हटाने के लिए मोदी की सरकार ने इस पर जो जो जरूरत थी उसकी तैयारी की। और उसके बाद आपने देखा कि धारा 370 जब से हटी, उसके बाद से आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया गया। तो कश्मीर में लगभग आतंकवाद को खत्म कर दिया गया। कश्मीर के आतंकवादियों की एक बात बताऊंगा मैं आपको, आपने कभी इस तरह से सोचा हो तो आप देखिए कि जब आतंकवाद चरम पर था 1990 के दशक में, जब कश्मीर से हिंदुओं को मारकर भगाया गया, महिलाओं के साथ रेप हुए, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, जिनकी संख्या 5 लाख के करीब बताई जा रही है, उस समय भी आपने नहीं सुना होगा कि एक भी पर्यटक पर किसी आतंकवादी ने हमला किया हो। सोच क्या थी? सोच ये थी कि ये जो पर्यटक आते हैं, ये कश्मीर में आएंगे, घूमने आएंगे तो किसी होटल में रुकेंगे, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, किसी टैक्सी को हाइक करेंगे और टैक्सी ड्राइवर के साथ ये जाकर घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। यहां जो घोड़े किराए पर मिलते हैं, कहीं हाइट पे जाना है तो उन घोड़ों को आप बैठोगे खच्चर पर, तो वो जो है किराया किसकी जेब में जाएगा? कश्मीरी की जेब में जाएगा। और इससे जो आमदनी होगी, वो आमदनी कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों के मददगार कश्मीर में बैठे थे, उसका हिस्सा उनको भी मिलता है। और ये पूरी एक चेन चली, अरबों रुपया इस तरह से आतंकवादियों की जेब में जाता रहा। क्योंकि आप या हम अगर कश्मीर घूमने जा रहे हैं, आप देखेंगे घोड़े वाला भी जो है ना, वो तो अब डिजिटल पेमेंट अब चल पड़ा है, लेकिन 1990 के दशक से लेकर और मोदी के आने के पहले, यानी 2014 के पहले का आप याद करिए भारत में क्या हाल था। ये सब लोग, चाहे आप वहाँ डल लेक में घूम रहे हैं, कहेगा लाओ कैश पैसे, आप होटल में ठहर रहे हैं, कहेगा जी लाओ कैश। सारा कैश ट्रांजैक्शन होता था, जिसको ट्रेस करना भी मुश्किल, और वो आतंकवादियों की जेब तक पहुंच रहा था। मोदी सरकार आई तो पेमेंट डिजिटल किया गया। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि अगर आप कश्मीर जा रहे हैं, खास तौर पर कश्मीर में, आप देखेंगे आपसे आग्रह किया जाएगा कैश दे दो जी, कैश दे दीजिए। आपको कहेंगे पेटीएम मेरा है नहीं, पेटीएम खराब है, कुछ भी बहाना करेंगे। लेकिन इस चीज को सरकार ने जब समझा, सख्ती की, तो आज नतीजा अब आप और हम जाते हैं, हम कहते हैं साहब कैश तो है ही नहीं, हम तो या तो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, डेबिट कार्ड ले रहे हैं, या भैया हमारे पास तो फिर पेटीएम है। अब मजबूरी है। लेकिन आपको जो मैं कह रहा हूं कि 90 के दशक में भी कभी भी पर्यटक पर हमले नहीं हुए हैं। सोच बिल्कुल क्लियर थी
कि ये जो पर्यटक आते हैं भारत के या दुनिया के कहीं भी से भी, ये हमारी कमाई का साधन है, इस पर प्रहार नहीं करना। अगर इनके ऊपर हमला हो गया तो ये आना रुक जाएंगे। और इसलिए आप देखें कि भयंकर जब आतंकवाद था कश्मीर के अंदर, तब भी इन पर्यटकों पे हमला नहीं किया गया। फिर अब जम्मू है, जम्मू में लगातार तब भी और अब भी जो पर्यटक जा रहे हैं, अब जैसा मैंने कहा सरकार का ध्यान, जनता की मांग ये थी कि भाई अब ठीक है, कश्मीर के बजाय अब जम्मू का रुख किया जाए। बहुत सारे पर्यटक ऐसे थे, मेरे मन में भी आया जब मैं अभी कश्मीर घूमने गया परिवार के साथ, मेरे मन में भी आया, वैष्णो देवी तो हम जाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे मन में आया कि जम्मू के कई एरिया में घूमने जाया जाए, क्योंकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने भी योजना बनाई कि जिस तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों में मोदी सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि कैसे पर्यटन बढ़े, पर्यटन बढ़ाने के लिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है, गवर्नमेंट तरीके से पर्यटन स्थलों को डेवलप कर रही है। तो जम्मू के लोगों की मांग थी कि जम्मू में भी ऐसे पर्यटन स्थल डेवलप किए जाएं ताकि हमारी भी आमदनी का सोर्स बढ़े, यहाँ कॉलेज बनाए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं। तो मोदी सरकार ने करना शुरू किया। जब ये करना शुरू किया तो पर्यटन जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, और अब तो मैं हमेशा से मांग करता आया हूँ कि देखिए गवर्नमेंट LTC देती है सरकारी कर्मचारियों को, उनको घूमने के लिए एक सुविधा दे रहे हैं कि यदि आपको अपने गृह गांव में जाना है, होम टाउन जिसको बोलते हैं, मुझे मेरे गांव जाना है, मेरा गांव अगर मेरठ में है और मैं अपने गांव जा रहा हूं, इसके बजाय मुझे कहा जा रहा है कि आप मेरठ अपने गांव में घूमना नहीं चाहते हैं तो आप इसके बदले कश्मीर भी जा सकते हैं, आप इसके बदले अंडमान निकोबार जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में जा सकते हैं। अब सरकार पैसा खर्च कर रही है, मुझे LTC पर भेज रही है, तो किन राज्यों में जहां उनको पर्यटन को बढ़ावा देना है, कश्मीर उनमें से एक है। यानी सरकार करोड़ों रुपया हर साल सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों को घुमाने के नाम पर अगर ना दे तो अपनी जेब से खर्च करके तो आदमी जीवन में एक आध बार जाएगा, लेकिन जब LTC मिल रही हो तो जीवन में 4 या 5 बार भी चला जाता है। यही काम अगर जम्मू रीजन के लिए केंद्र सरकार कर दे कि सरकारी कर्मचारियों को जम्मू रीजन में भी घूमने के लिए हम होम टाउन की जगह LTC का पैसा देंगे, तो लोग जम्मू में भी जाएंगे, वहां मंदिर है, वहां वैष्णो देवी है, बाकी चीजें आप जब डेवलप करोगे लोग जाएंगे। अब इसकी मांग चल रही थी तो अचानक से यह आतंकवादियों को समझ में आया कि अब पर्यटन क्योंकि बढ़ेगा जम्मू रीजन में, सरकार उसको डेवलप कर रही है, तो इसलिए ये अटैक किए गए तीर्थयात्रियों पर एक मैसेज देने के लिए कि यदि आप वैष्णो देवी में आ रहे हैं तो समझ लीजिए अगर अपनी बस करके ला रहे हो ये नहीं चलेगा। इसके पीछे की आप गहरी साजिश समझे, क्योंकि जिस बस पर अटैक किया गया वो बस उत्तर प्रदेश की थी, नेम प्लेट पड़ी होती है, नंबर लिखा होता है, और मैं कश्मीर गया हूं, मेरी बात हुई है वहां टैक्सी ड्राइवर से, जो जम्मू में जम्मू रीजन का रहने वाला एक ड्राइवर था, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखता था तो उसने मुझे पहचाना और मेरे पास आया, उसने अलग से बताया, हिंदू था, उसने कहा कि हम यहां आ रहे हैं, हमारी गाड़ी का नंबर भी क्योंकि जम्मू रीजन का है, अब JK लिखा होता है उसमें, शुरू में उसमें भी लिखा होता है, और इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर DL लिखा हुआ यानी दिल्ली की गाड़ी है, गाजियाबाद की गाड़ी है, GZ लिखा है, कुछ भी अदर स्टेट की है, तो वो ड्राइवर यहां नहीं गाड़ी चला सकता टैक्सी के रूप में, उसको प्रॉब्लम होगी। आप अपनी निजी गाड़ी लेके आ रहे हैं वो बात अलग है, टैक्सी के रूप में आप नहीं चला सकते। और अब ये टारगेट किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल साफ है कि आप तीर्थ यात्रा करने आएंगे तो तीर्थ यात्रा में हिंदू तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो सब गाड़ी वाले हिंदू ही होंगे, और इसलिए ड्राइवर को गोली मारी गई ताकि वो ड्राइवर की गोली लगेगी, गाड़ी खाई में गिरेगी और उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। अचानक से मैं आप देख रहा हूं कि अजीत भारती एक बहुत पुराने पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है, और जब उन्होंने ये विषय रखा कि अगर आप गूगल पर तीर्थयात्री और बस ये केवल शब्द डालेंगे तो आपको अनेक ऐसी दुर्घटना मिलेंगी जो देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, और लगभग एक जैसी घटनाएं हो रही हैं कि तीर्थयात्रियों की भरी बस जा रही थी, अचानक से आग लग गई, तीर्थयात्रियों की बस जा रही थी, बस पलट गई, और उसके पीछे के रीज़न क्या है? बस ये होता है जी अचानक से गाड़ी सामने आ गई, कोई बच्चा सामने आ गया, कोई ड्राइवर की आंख झपक गई, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जब मैंने वो गूगल किया, वाकई में मैं भी चौंक गया कि अजीत भारती जी ने जहां सोचा है, सोचिए हम तो कभी सोच ही नहीं रहे थे। मुझे जब ये बस में आग लगी तो मैं सोच रहा था, गुरुग्राम में अभी पिछले दिनों जो एक
खाटू श्याम जाने वाली बस में आग लगी थी जिसके अंदर कई तीर्थयात्री जल गए, नूह वाले एरिया में ये आग लगी थी। मैं सोच रहा था यार बस में आग कैसे लगती है? कोई बस है चल रही है, इतने दिनों से बसें चल रही हैं, उसके अंदर कोई आग लगा के तो नहीं बैठा है। तीर्थयात्रियों की भरी हुई बस है, कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा है कि भाई सिगरेट पी रहा था तो वो पतंगा लग गया, ऐसा भी नहीं है। कुछ कारण नहीं है, जो बचकर आए उन्होंने बताया अचानक से आग लग गई। ये जो चीजें हो रही हैं कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। क्या यह आतंकवादियों का एक प्लान बी है कि हिंदुओं को खत्म करने के लिए इस तरह का काम किया जाए? एक गोली मारेगा तो वो गोली से एक आदमी को एक गोली मारोगे, आप एक पूरी बस है उसमें आप कुछ भी कर दो। तो ये कहा जा रहा है कि ऐसा भी हो कि कहीं ड्राइवरों को टारगेट किया जाता हो, नींद की गोलियां डाल देती हो इनके खाने में ताकि ये बस चला रहे, रात को झपकी आ जाए, अचानक से टक्कर हो जाए। क्या इनके आगे इस तरह का कुछ कारनामा किया जा रहा है? अभी आप सोचें कि मैं देख रहा था उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग जाने वाली एक बस में वो अभी गाड़ी वो भी खाई में पलट गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़े सोचे समझे रणनीति के हिसाब से हो रहा है। लेकिन अब इतनी बात जरूर है, गृह मंत्रालय इस पर सख्त हुआ है और गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अब प्लान बनाया कि जो भी इस तरह से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जो आतंकवादी हमला जम्मू रीजन में हो रहा है, इसके पीछे अगर कोई मददगार है, आतंकवादियों को अपने घर में छुपा रहा है, उनको रखने में रख रहा है, क्योंकि सेना ने ये देखा है कि वो 4 दिन से किसी के घर में रुके हुए थे, उनके पास गोला बारूद था, पूरी रेकी के बाद उन्होंने ये हमला किया है। तो जो मददगार हैं अगर वो सरकारी नौकरी में है उनको नौकरी से बाहर किया जाएगा, अगर वो कहीं उनका मकान है वो प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। और ये केंद्र सरकार ने अब तैयारी की है, अमित शाह इसकी निगरानी कर रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल को यह काम सौंप दिया गया है कि इस तरह के पूरे देश के अंदर यह देखा जाए कि जो भी आतंकवादियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, ऐसे कोई लोग अगर सिस्टम में बैठे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनकी नौकरी जाएगी, उनको जेल भेजा जाए, उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करें और यूएपीए की धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। जम्मू रीजन में भी ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, गृह मंत्रालय उसकी सूची बना रहा है। जल्दी आप देखेंगे कि ऐसे अनेक लोगों को नौकरियों से बाहर किया जाएगा। जम्मू रीजन में भी और कश्मीर में भी ऐसी अनेक शिकायतें मिली कि कोई सरकारी टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है और वो वहां बैठा हुआ आतंकवादियों की मदद कर रहा है, जानकारी उन तक पहुंचा रहा है, उनको शेल्टर दे रहा है। इस तरह के सभी लोगों के ऊपर अब कार्रवाई होगी। तो निश्चित समझ लीजिए कि अब जम्मू रीजन में भी जिन लोगों ने अशांति फैलाने का काम ये सोचा है, जिन्होंने ये सोचा है कि वो पर्यटकों को इस तरह से एक आध घटना को अंजाम देकर डराएंगे और फिर वहां पर्यटन ना हो, पर्यटक ना जाएं, ये सोच रहे हैं अगर, तो ये मंसूबे उनके कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए एक बस पर जो हमला हुआ, क्या इसके बाद बसें जाना रुक गई? निश्चित रूप से नहीं, ये रुकेंगी भी नहीं। आप कभी तीर्थयात्रियों पर अगर हमला कर देंगे तो ऐसा सोच रहे हैं कि तीर्थयात्री यात्रा करना बंद कर देंगे। अमरनाथ यात्रा होती है, आप देखें कि अमरनाथ यात्रा में बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, सेना को लगाना पड़ता है। ये कोशिश थी अमरनाथ यात्रा के ऊपर हमला हो जाए, कई बार ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन अब सरकार भी सतर्क है, इंटेलिजेंस एजेंसियां सतर्क हैं और अब जब तक अंदर बैठे हुए मददगार जो हैं उन पर हम कार्रवाई नहीं होंगी तब तक इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। ये बात अब समझ में आ गई है। तो अब एनएसए अजीत डोभाल जो हमारे हैं उनकी टीम अब दूसरे तरीके से काम करेगी। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो अज्ञात शक्तियां भारत के बाहर काम कर रही थी, कि भारत के दुश्मनों को निपटाया जा रहा था, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा रहा था, अब भारत के अंदर भी इस एक्शन को होने की आवश्यकता है। हमें नहीं लगता किसी को पकड़ के जेल में डाला जाए, नौकरी से निकाला जाए। वो जिंदा रहेंगे तो वो षड्यंत्र करते रहेंगे। देश की जनता ये मांग कर रही है कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी को अब ये चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो आस्तीन के सांप हैं, जो गद्दार हैं देश के, उनका भी सफाया हो। जेल में बिठाकर रोटी खिलाने का कोई फायदा नहीं है। कोर्ट में जाएंगे, निचली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और बहुत बार तो ऐसा होता ही है कि सुप्रीम कोर्ट जाते जाते जिंदगी बीत जाती है, वहां से वो छूट जाते हैं। तो इसलिए इनका सफाया जरूरी है, ये तुरंत एक्शन होना जरूरी है। ये अब जनता मांग कर रही है कि इन आतंकवादियों का एक ही इलाज है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।